भाग 5। दयाल काका ने देखा कि विक्रम एकदम खामोश है। उन्होंने उसे विक्कू कह के जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा कि विक्रम ने उनका हाथ झटक दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह उन्हें घूरते हुए बोला, कितनी बार कहा है आपसे कि मुझे इस नाम से मत पुकारा कीजिए। आपका विक्कू तो अपनी माँ के साथ ही मर चुका है। दूर हो जाइए मेरी नजरों से। धोखेबाज हैं आप अपने बड़े मालिक और मालकिन की तरह। मेरी जिंदगी के सबसे खास 3 लोगों ने मुझे धोखा दिया। मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ चलता रहा, लेकिन किसी ने भी मुझे इस बारे में बताना तक जरूरी नहीं समझा। और जब मुझे सब कुछ पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। भाई माना था आपको मेरी माँ ने। आपकी कलाई पर राखी बांधती थी वो। फिर क्यों भाई होने का फर्ज नहीं निभाया? क्यों मुझे कुछ नहीं बताया और मेरी माँ को घुट घुट कर जीने दिया? दयाल काका का सिर ग्लानि से झुक गया कि भले ही बड़ी मालकिन ने उन्हें अपनी कसम से बांध दिया था, लेकिन उन्हें विक्रम को बताना तो चाहिए था। उनसे चूक तो हुई थी, लेकिन अब चाह कर भी कुछ नहीं हो सकता था। विक्रम खड़ा हो गया और गुस्से से बड़बड़ाता हुआ अपने बेड पर जाकर लेट गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। दयाल काका ने शराब की बोतलें और ग्लास उठा एक ओर रख दिए और विक्रम की ओर देखते हुए सोचने लगे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि विविधा ही है जो आरुषि के साथ मिलकर तुम्हें पहले जैसा बना सकती है, लेकिन तुम तो उसे दूर रखने पर तुले हुए हो। जानता हूँ कि वो तुम ही हो जिसने विविधा को आरुषि के क्लास से हटवाया है। सुबह ट्रस्टी का नंबर इसलिए लिया था तुमने। अगले दिन सुबह विविधा जब घर से स्कूल के लिए निकलने लगी तो ब्रजेश जी ने उसे रोका। रुको जरा। विविधा बोली, जी बाबूजी। ब्रजेश जी बोले, आज अपना रेजिग्नेशन लेटर दे आना स्कूल में। विविधा अचंभे से उन्हें देखने लगी। ब्रजेश जी बोले, कुछ ही समय में शादी हो जाएगी अब तुम्हारी। कब तक यूं नौकरी करती रहोगी? लेकिन बाबूजी, इतनी जल्दी क्या है? ब्रजेश जी बोले, लड़की जितनी जल्दी अपने घर पहुंच जाए सही है। शाम को बड़ी बुआ आ रही हैं अपने घर का काम जल्दी निपटाकर। कुछ रिश्ते हैं उनकी नजर में। उन्हीं में से किसी को पसंद कर लेना, हम उसे शादी करवा देंगे। विविधा ने अब कुछ कहना चाहा कि ब्रजेश जी घर के अंदर चले गए। विविधा की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें पूछते हुए वह गुस्से से बड़बड़ाते हुए अपने रास्ते चलती। पता नहीं इस बुआ को क्या दुश्मनी है मुझसे, और बाऊजी भी हर वक्त उनकी ही सुनते हैं। मुझे बेटी कम बोझ ज्यादा समझते हैं। क्या इन्हें ये नहीं दिखता कि बुआ की खुद की विविधा से भी बड़ी बेटी है? उसकी शादी क्यों नहीं कराते ये लोग? छवि जी ब्रजेश जी से नाराजगी भरे लहजे में बोली, मैंने सुना जो आपने कहा विविधा से, लेकिन आप ललिता दीदी से कहते क्यों नहीं कि पहले अपनी बेटी की शादी करें? जब उनके पास इतने ही अच्छे रिश्ते हैं तो क्यों वक्त जाया कर रही हैं? ब्रजेश जी बोले, वो इसलिए क्योंकि दीदी चाहती हैं कि पहले मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। उनके प्यार को तुम कभी नहीं समझ पाओगे। छवि जी बोली, मैं नहीं समझ पा रही या आप नहीं समझ पा रहे कि ये प्यार नहीं स्वार्थ है? ब्रजेश जी उन पर गुस्से से चिल्लाए। छवि। छवि जी उठकर अपने कमरे में चली गई। दूसरी ओर सुबह विक्रम सोकर उठा तो घर में एकदम शांति थी। उसने कई बार दयाल काका को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये देख वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल सीढ़ियों से नीचे उतर आरुषि के कमरे में गया तो वो भी वहां नहीं थी। दयाल काका को भी उसने ढूंढा, लेकिन वो ना अपने कमरे में थे और ना ही किचन में। विक्रम ने जब घर का दरवाजा खुला देखा तो उसको याद आया कि कल रात उसने दयाल काका को यहाँ से जाने के लिए कहा था। कहीं वो सच में तो नहीं चले गए आरुषि को साथ लेकर? इस ख्याल से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, चेहरे पर फिक्र के भाव उमड़ आए। वह जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ा कि सामने से दयाल काका और आरुषि हंसते हुए आते दिखाई दिए। उन्हें देख विक्रम की जान में जान आई।
उसने वापस फिर से बेरुखी का मुखौटा चेहरे पर पहन लिया। किधर गए थे? दयाल काका बोले। बिटिया को थोड़ा पास ही घुमाने के लिए ले गया था। विक्रम लौटकर वापस जाने लगा कि काका ने टोका। क्यों? आपको क्या लगा कि हम घर छोड़कर चले गए? विक्रम ने मुड़कर उन्हें घूरा। चले भी जाते तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रहना है तो रहो, वरना घर के दरवाजे खुले ही हैं। वह अपने कमरे में वापस लौट गया। उसके जाने के बाद दयाल काका और आरुषि मुस्कुराते हुए धीरे से बोले, झूठा। कुछ देर बाद विक्रम ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि काका आकर दरवाजे पर खड़े हो गए। एक बात पूछूं छोटे मालिक? विक्रम ने उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया। दयाल काका खुद ही बोलने लगे। आपने विविधा बिटिया को आरुषि से दूर करने की कोशिश की। विक्रम ने दयाल काका की ओर मुड़कर देखा। फालतू लोगों से जुड़े फालतू सवालों में मेरा वक्त जाया ना कीजिए। आरुषि तैयार हुई? दयाल काका ने हाँ में सिर हिलाया। विक्रम नीचे जा डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। कुछ ही पलों में आरुषि भी वहां आ गई। दयाल काका ने दोनों को ब्रेकफास्ट कराया, जिसके बाद विक्रम आरुषि को स्कूल छोड़ने के लिए चला गया। स्कूल पहुंच आरुषि गाड़ी से निकल खड़ी हो गई और विक्रम को देखने लगी। विक्रम थोड़ी देर तो चुप बैठा रहा, लेकिन जब आरुषि वहीं खड़ी रही तो गाड़ी से उतर उसके पास आ खड़ा हुआ। क्या बात है? आरुषि ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए बोली, आप दोपहर में मुझे लेने आओगे ना? विक्रम बोला, उस वक्त मैं ऑफिस में होऊंगा तो नहीं आ सकता। आरुषि थोड़ा उदास हो गई। ये देख वो बोला, आज कोशिश करूंगा पर वादा नहीं करूंगा। आरुषि खुश हो गई और विक्रम से लिपट गई। थैंक यू भाई, आप कोशिश करोगे यही बहुत है मेरे लिए। विक्रम ने उसके सर पर हाथ रखना चाहा, लेकिन असमंजस में खड़ा रह गया। आरुषि ने जब विक्रम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं पाई तो दूर हट गई और बाय बोल अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। विक्रम वापस गाड़ी की तरफ चल पड़ा। आरुषि ने पीछे मुड़कर इस उम्मीद से देखा कि शायद विक्रम वहीं खड़ा होगा, लेकिन उसे जाते देख वो मायूस हो आगे बढ़ गई। विक्रम गाड़ी के पास पहुंच दरवाजा खोल जैसे ही बैठने को हुआ कि किसी ने अपना हाथ सामने कर उसका रास्ता रोक लिया। विक्रम ने जब नजरें घुमाकर देखा तो सामने विविधा खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लगे। विक्रम और विविधा गुस्से से एक दूसरे को देखने लगे। विविधा बोली, पड़ गई कलेजे को ठंडक मेरी क्लास छुड़वा के? लेकिन याद रखना, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। मेरे लिए सिर्फ आरुषि ही नहीं, बल्कि मेरी क्लास के बाकी 59 स्टूडेंट्स भी खास हैं। लेकिन तुमने मुझे उन सब से भी दूर कर दिया, सिर्फ अपनी ईगो के चक्कर में। वैसे तुमको बता दूं कि तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई। क्लास में ना सही, स्कूल में तो मैं हूं ना। और मान लिया कि तुमने मुझे स्कूल से भी निकलवा दिया, तो तुम्हारा घर तो मैंने देखा ही हुआ है। फोन नंबर भी है दयाल काका और आरुषि का। अब मेरे डर से शहर छोड़कर भाग जाओ तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती। विक्रम इरिटेट होते हुए बोला, तुम थकती नहीं हो क्या पूरा दिन चपड़ चपड़ करते हुए? लगता है तुम सभी को अपना स्टूडेंट समझती हो कि जिसे भी देखा उसे ही लेक्चर देना शुरू हो गई। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, समझी? तुम्हारी कल रात की और अब ये बदतमीजी माफ कर रहा हूँ, सिर्फ आरुषि और दयाल काका की वजह से। अगली बार मेरे सामने बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। विविधा कुछ कहने को हुई कि विक्रम के गुस्से से भरे चेहरे को देख डर गई। उसने अब चुप रहना ही बेहतर समझा। विक्रम ने विविधा का बाजू पकड़ उसे एक साइड कर दिया और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। विविधा हैरान से खड़ी रह गई। यह मुझे धक्का देकर गया, इसकी इतनी हिम्मत! लगता है आज का मेरा दिन ही सही नहीं चल रहा है। यहाँ इसका टेंशन देखो तो वहां पर मंत्रा बुआ का कहर। पता नहीं कौन से नमूने को पसंद किया है उन्होंने। और ऊपर से बाबूजी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। माँ नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। बड़बड़ाते हुए विविधा स्कूल के अंदर चली गई। विक्रम ऑफिस के काम में बिजी हो गया, लेकिन उसने अपनी घड़ी को टेबल पर रख दिया।
और हर थोड़ी देर बाद टाइम देखता। उसने अपनी दोपहर की सारी मीटिंग कैंसिल कर दी। आरुषि की स्कूल की छुट्टी दोपहर 2 बजे होती थी, लेकिन विक्रम 1 बजे ही वहां पहुंच गया। दरअसल पिछली रात का आरुषि का उतरा हुआ चेहरा उसके दिमाग में था। वह नहीं चाहता था कि वह भी अपने पिता की तरह जिम्मेदारियों से बचे, और उसके मन के किसी कोने में एक डर यह भी था कि जैसे कल्पना ने आकर उससे उसका परिवार छीन लिया था, कहीं वैसे ही विविधा भी अपने अच्छे स्वभाव की वजह से उससे उसके नए परिवार यानी कि आरुषि और दयाल काका को उससे छीन न ले। वह दायरा जो उसने अपने चारों ओर बनाया था, नहीं चाहता था कि उसे कोई तोड़े। वह फिर से हंसना, जीना, विश्वास करना, प्यार करना नहीं सीखना चाहता था, क्योंकि पिछली बार ऐसा करने की सजा उसे उसकी माँ को खोकर चुकानी पड़ी थी। वो अब जैसा है वैसा ही रहना चाहता था। नहीं चाहता था कि कोई उसके अंदर एक कोने में कैद पुराने विक्रम को रिहाई दिलाए, लेकिन विविधा उसे कहीं पहले जैसा न बना दे। इसलिए उसने उसे अपने उस छोटे से परिवार से दूर करना बेहतर समझा। अब वह किसी से भी कैसा भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था, तो विविधा को भी इजाजत नहीं मिलेगी। इस लड़की ने उस रोज आरुषि के लिए उसके दिल में मौजूद नफरत को कितनी आसानी से गलत साबित कर दिया था। कहीं वैसे ही उसके अंदर समाये रिश्तों के लिए गुस्से को शांत कर दिया तो उसका क्या होगा। वह इस गुस्से और दर्द का एक तरह से आदी हो चुका था, और उसे अब खुद से दूर नहीं करना चाहता था। उसे अपने परिवार की फिक्र थी, लेकिन जताने से परहेज करता था कि कहीं उसकी कमजोरी देखकर कोई फायदा ना उठा ले। वह किसी के भी सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। हर कोई उसके गुस्से से डरता था, लेकिन ये विविधा डरती तो थी, पर साथ ही जवाब भी देती थी। विक्रम उसमें भी अपना डर बैठाना चाहता था, ताकि वह उससे खुद ही दूर हो जाए। ये सारी चीजें उसके दिमाग में उथल पुथल मचा रही थी। वो अपनी कार से बाहर निकल इधर उधर टहलने लगा। कुछ देर बाद वो वहीं एक बेंच पर बैठ गया। थर्ड फ्लोर पर अपनी क्लास में विंडो के पास खड़ी विविधा की नजर उस पर पड़ी। वह सोचने लगी कि ये अकड़ की दुकान यहाँ क्या कर रही है। अभी तो लगभग 1 घंटा है स्कूल की छुट्टी होने में, तो ये इतना पहले क्यों आया। सही है, सिर फिरे लोगों का कोई भरोसा थोड़ी होता है कि पता नहीं कब क्या कर दे। वह वापस स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी नजरें बार बार विक्रम पर जा ठहरती। इस वक्त वह काफी शांत लग रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से का कोई भी नामो निशान नहीं था, और इत्मीनान से बैठा था। विविधा उसे देख मुस्कुराने लगी। आज तो गजब ही हो गया। लगता है जल्दबाजी में इसकी अकड़ की दुकान कहीं रह गई। बिना बात के हर वक्त नाक पर गुस्सा लिए घूमता है। माना कि गुस्सा इसे सूट करता है, लेकिन अभी बिना गुस्से के भी तो कितना अच्छा लग रहा है। अब ये बात इसे कौन समझाए, क्योंकि सामने वाले का मुंह नहीं खुलता। तब तक तो ये उसे सुना के बाहर का रास्ता दिखा देता है। विविधा ने कुछ सोचा और अपना फोन निकाल चुपके से विक्रम की कुछ पिक्चर्स क्लिक कर ली। ऐसा अजूबा माँ को भी तो देखना चाहिए। 2 बजे स्कूल की छुट्टी हुई। कुछ ही देर में सभी स्कूल के बाहर निकलने लगे। यह देख विक्रम उठा और अपनी कार के पास आ खड़ा हुआ। चंद लम्हों के बाद उसने देखा कि विविधा और आरुषि एक साथ आ रही हैं। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि दोनों एक दूसरे की कंपनी काफी एंजॉय कर रही थी। ये देख विक्रम की मुट्ठियां कस गई। विविधा की नजर जब खुद को आरुषि के साथ देख जलते हुए विक्रम पर पड़ी, तो मन ही मन खुश होने लगी। लेकिन अगले ही पल ख्याल आया कि कहीं इसने कुछ उल्टा सीधा बोला तो। बाकी बच्चों और आरुषि के सामने इस तरह विक्रम से लड़ना उसे सही नहीं लग रहा था। इसलिए विक्रम के करीब पहुंचने से पहले ही आरुषि को छोड़ दूसरी दिशा की तरफ चल पड़ी, कि तभी उसके कानों में आरुषि की आवाज आई, जो विक्रम को अपने सामने पाकर खुशी से चहक रही थी। थैंक यू सो मच, आप आए। मुझे तो लगा था कि काम के चक्कर में आप फिर से कल रात की तरह भूल जाओगे मुझे। विक्रम ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वह खामोश सा आरुषि को खुश होते हुए देख रहा था। विविधा पीछे मुड़कर आरुषि को देखने लगी। आरुषि बोली, अच्छा आप कितनी देर पहले पहुंचे यहाँ।
विक्रम संभलते हुए बोला, बस अभी पहुंचा हूं। विविधा ने यह सुन अविश्वास से विक्रम को देखना शुरू कर दिया कि ये तो पिछले 1 घंटे से यहाँ आरुषि का इंतजार कर रहा था, तो झूठ क्यों बोला? खुद को क्यों बुरा या लापरवाह दिखाने की कोशिश करता है? विक्रम और आरुषि कार में बैठ घर के लिए निकल गए। विविधा विक्रम के बारे में सोचते हुए अपने घर पहुंची तो उसका इंतजार करती छवि जी उसके पास आई और पूछा, क्या रेजिग्नेशन दे दिया तूने? विविधा हंस दी, नहीं दिया, और क्यों दूं? मुझे अभी नहीं करनी है शादी। मंत्रा बुआ के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी थोड़ी खराब करूंगी। दोनों माँ बेटी बातें करते हुए घर के अंदर चली गई। दूसरी तरफ विक्रम ने एक आइसक्रीम पार्लर के पास जाकर अपनी कार रोक दी और आरुषि से झूठ बोला, तुम जाकर आइसक्रीम खाओ, तब तक मैं एक जरूरी कॉल अटेंड करता हूँ। जी भाई। वह कार से उतरकर आइसक्रीम पार्लर चली गई और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाने लगी। कार में बैठा विक्रम उसे चुपचाप देख रहा था। आरुषि की मासूमियत उसके चेहरे पर मुस्कान ले आई थी। कुछ ही देर में उसकी कार में पीछे से किसी ने जोरदार टक्कर दी। वह गुस्से से उबलते हुए गाड़ी से बाहर निकला और पीछे की तरफ देखा तो एक लड़की ने अपनी स्कूटी से कार में टक्कर मार दी थी। स्कूटी सवार लड़की सोचने लगी कि यार मेघा, आज तो तू गई। एक तो वैसे ही दिमाग खराब है और ऊपर से ये सब। विक्रम उस लड़की के पास पहुंच उसे डांटने लगा, दिखाई नहीं देता या पहली बार स्कूटी चला रही हो? मेरी गाड़ी मिली तुम्हें अपनी अक्ल दिखाने के लिए? तब तक आरुषि भी वहां पहुंच गई थी। विक्रम मेघा को गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था, लेकिन उसकी नजर सबसे पहले विक्रम से होते हुए उसकी बड़ी गाड़ी पर, फिर आरुषि और सबसे आखिर में एक बार फिर से विक्रम पर आ टिकी। विक्रम क्या कह रहा था उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। विक्रम ने जब ये देखा तो उसकी स्कूटी को एक तरफ खिसका दिया और आरुषि को लेकर अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया। शाम को ललिता बुआ विविधा के घर पहुंची। मेरी प्यारी सी राजकुमारी कहाँ है? देखो तो, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे रिश्ते लेकर आई हूँ। जल्दी से बाहर आकर पसंद कर लो अपने लिए कोई भी राजकुमार। अपने कमरे में बैठी विविधा ने ये सुना तो अपने बिस्तर पर लेट गई और तकिए से अपना चेहरा छुपा लिया। आ गई मीठी चुरी। ललिता बुआ की आवाज सुन छवि जी अपने कमरे से बाहर निकली और बुआ को बैठने का इशारा करते हुए बोली, आ गई आप दीदी? ललिता बुआ बोली, मैं तो आ गई, लेकिन लगता है कि तुम्हारी बेटी घर में नहीं है, वरना घर में कोई बड़ा आए तो आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। कल को शादी होगी तो नाक कटाएगी ये लड़की। छवि जी को उनकी ये बात अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। कमरे में ही है, लगता है सो गई है, मैं अभी जाकर देखती हूँ। तभी ब्रजेश जी बाहर से आते दिखाई दिए। उनके हाथ में 2 पैकेट थे। ललिता बुआ को देखते ही वो छवि जी को सारा सामान थमा उनके पास बैठ जाते हैं। दीदी, आप बिल्कुल सही समय पर आई हो। बाजार से आपके लिए गर्मा गर्म समोसे और जलेबियां लाया हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? ललिता बुआ छवि जी के हाथों में मौजूद दोनों पैकेट्स को ललचाई नजरों से देखने लगी। फिर अगले ही पल मुंह में आए बाल्टी भर पानी को निगलते हुए बोली, अब कहाँ कुछ पसंद है छुटकन, इन सब का मोह नहीं बचा है मुझे। अब तो खाने को रूखी सूखी बस 2 रोटी ही मिल जाए। पता नहीं ऊपर से कब बुलावा आ जाए। बस विविधा बिटिया का घर बसते हुए देख जाऊं। ब्रिजेश जी भावुक होते हुए बोले, ऐसा ना बोलो दीदी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो अनाथ ही हो जाऊंगा। ललिता बुआ की नजर अभी तक वही खड़ी छवि जी पर पड़ी तो बोली, "आह, तुम अभी तक यही हो? अरे समोसे और जलेबियां ठंडी हो जाएंगी। ब्रजेश जी ने अपनी नम आंखें पोंछते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाई। छवि जी जल्दी से किचन में चली गई। अपने कमरे का दरवाजा हल्का सा खोलकर उसकी दरार में से झांकती विविधा अपनी बुआ की लालची नजरों को अच्छे से समझ रही थी। हाँ, बुआ जी तो कुछ खाती ही नहीं है सिवाय 2 सूखी रोटी के। हाँ, वो बात अलग है कि हर शाम को चाट भंडार वाले के पास जाकर चाट की सिर्फ खुशबू सूंघ कर ही इतनी मोटी हो गई हैं।
हमारी चटोरी बुआ, हर बात पर नाटक करने की फालतू की जरूरत ही क्या है बुआ जी? जो मिल रहा है ठूस लो चुपचाप, पर नहीं, हर बात पर इनकी नौटंकी करना भी जरूरी है। ब्रजेश जी बोले, दीदी, चंद कदमों की दूरी पर घर है आपका, लेकिन कितना कम आती हो आप यहाँ। अपने भाई से कोई नाराजगी है क्या? ललिता बुआ बोली, अरे नहीं छुटकन, बस जिम्मेदारियां ही इतनी हैं कि फुर्सत नहीं मिलती। विविधा धीरे से बड़बड़ाई, हाँ, दूसरों की जिंदगी में गदर मचाने की जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। कुछ ही देर में छवि जी समोसे जलेबी के साथ राजभोग भी ले आई, तो ललिता जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। विविधा बोली, अब शुरू होगा भाई बहन का प्यार भरा झगड़ा। ब्रजेश जी बोले, दीदी, समोसे खाकर तो देखो, अभी भी वही स्वाद है। ललिता बुआ समोसे को घूरते हुए बोली, अरे अब इस उम्र में कहाँ ये सब। ब्रजेश जी बोले, खा लो ना दीदी। रहने देना बिरजू। छवि जी और विविधा चुपके से मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। ब्रजेश जी बोले, दीदी, आपको मेरी कसम। इतना सुनते ही ललिता बुआ ने अपने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछने का नाटक किया। कितना प्यार करता है तू मुझसे, चल तेरी खुशी के लिए थोड़ा सा खा लेती हूँ। कुछ ही देर में ललिता बुआ ने 4 समोसे, आधा किलो जलेबी और 3 राजभोग का हल्का फुल्का सा नाश्ता किया। ललिता बुआ के कुछ वक्त आराम करने के बाद ब्रजेश जी बोले, दीदी, आप कुछ रिश्ते बता रही थी विविधा के लिए। ललिता बुआ बोली, अरे हाँ, पहले उसे तो बुला ले। ब्रजेश जी ने 2-3 बार कड़क आवाज में विविधा को पुकारा, तो मजबूरन उसे बाहर निकलकर आना ही पड़ा। ललिता बुआ उसे अपनी कुटिल मुस्कान के साथ ऐसे देख रही थी कि जैसे कह रही हूँ कि इस बार कैसे बचेगी शादी से। विविधा ने भी पलटकर बेफिक्री वाली स्माइल दी। मैं विविधा हूँ मंत्रा बुआ जी, आपका छुटकन नहीं। बुआ ने अपने बैग से कई लड़कों के फोटोज निकाल टेबल पर सजा दिए। लो, चुन लो इनमें से कोई भी एक। दरवाजे पर खड़ी मेघा गुस्से से वहां हो रहे तमाशे को देख रही थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 6। विविधा एक ओर जाकर खड़ी हो गई। उसने एक नजर भी लड़कों के फोटोज की तरफ नहीं डाला था। ललिता बुआ कहती है, अरे देख ना विविधा, कितने अच्छे लड़के हैं। विविधा ने नाराजगी से दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। ये देख ललिता बुआ हंसने लगी। लगता है शर्मा रही है। बेटा, सरकारी नौकरी वाले लड़के लाई हूँ तेरे लिए। मेघा गुस्से से बड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकल गई और अपनी स्कूटी पर बैठ घर के लिए निकल गई। उसकी नजर के सामने बार बार विक्रम का चेहरा घूम रहा था। लड़कों के फोटोज पर नजर पड़ते ही छवि जी पहले तो हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उन्हें गुस्सा भी बहुत आया। उन्होंने सारे फोटोज उठाकर चेक किए और ब्रजेश जी की तरफ देखने लगी। ब्रजेश जी ने भी उनके हाथ से वो सारे फोटोज लेकर देखे। उनके चेहरे पर भी कुछ खास खुशी नहीं दिख रही थी। एक ललिता बुआ ही थी जो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। जी भर के देख लो तुम लोग, फिर जिससे कहोगे उससे बात आगे बढ़ा दूंगी। एक से बढ़कर एक रिश्ता लाई हूँ हमारी विविधा के लिए। अरे राज करेगी ये। छवि जी ने नाराजगी से कुछ पलों के लिए ब्रजेश जी की तरफ देखा, फिर निराश सी सिर झुकाकर बैठ गई। बुआ ने जब दोनों पति पत्नी को ही चुप देखा, तो खुद ही एक एक फोटो उठाकर उस लड़के के बारे में बोलने लगी। एक तो ये है उमाकांत, सरकारी नौकरी है लेकिन उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, 37 साल, और थोड़े से बाल उड़ गए हैं काम की टेंशन में। ये है सौरभ, खुद की बहुत बड़ी दुकान है। छवि जी बोली, ये तो आपके भाई से भी ज्यादा बड़ा लग रहा है उम्र में। ललिता बुआ मुंह बनाते हुए बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। और ये तीसरा भुवन, इसकी सगाई टूट गई है अभी कुछ दिन पहले। अरे लड़की का खोट था सारा,
बहुत नखरे वाली थी। छवि जी ने उस लड़के के फोटो को गौर से देखा। दीदी, यह तो शायद वही लड़का है ना जिसकी सगाई मनीषा जी की बेटी से हो रही थी। बाद में पता चला है कि कई केस दर्ज है इसके खिलाफ थाने में। ललिता बुआ अनजान बनने का नाटक करते हुए बोली। क्या? हे भगवान, यह लड़का ऐसा है? मुझे तो पता ही नहीं था। अभी जाकर खबर लूंगी इसके घर वालों की। उन्होंने इसी तरह के कुछ और उलूल जुलूल रिश्ते दिखाए, लेकिन जब ब्रजेश जी और छवि जी की तरफ से कोई जवाब ना पाया तो बोली। एक दो को छोड़कर बाकी किसी रिश्ते में कोई बुराई नहीं है। अगर हर लड़के में ऐसे ही कमियां निकालते रहे तो फिर हो गई हमारी विविधा की शादी। एक दो साल में शादी नहीं हुई तो फिर ऐसे रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। विविधा को बुआ जी के लाए रिश्तों के बारे में सुनकर कोई खास हैरानी नहीं हो रही थी, लेकिन उसे इस बात की तकलीफ ज्यादा थी कि उसके बाबूजी शांत बैठे थे। वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे। ललिता बुआ बोलती हैं। देखो छवि, उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर हो। अब करोड़पति तो हम है नहीं जो एकदम हीरा लेकर आएंगे। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। चुटकन, सुन रहा है तू अपनी बीवी की बात? एक तो देखभाल कर इतने अच्छे रिश्ते लाई, सरकारी नौकरी वाले कहाँ मिलते हैं हम जैसे मिडिल क्लास वालों को। ब्रजेश जी हिचकिचाते हुए बोले। अब दीदी, पर इन सभी की उम्र। इतना कहकर वह चुप हो गए। छवि जी बोली। इन सभी की उम्र विविधा से काफी ज्यादा है दीदी। हमारी विविधा बस 21 ही साल की है। ऐसी भी क्या उम्र निकली जा रही है जो आप 30-35 से कम उम्र का लड़का ही नहीं लेकर आए। अभी और अच्छे रिश्ते देख लीजिए आप। एक दो साल और इंतजार कर सकते हैं हम आराम से। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन इतने अच्छे रिश्ते ठुकराना सही नहीं छवि। छवि जी फिर से बोली। दीदी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आपके हिसाब से सारे लड़के अच्छे हैं, तो आप मेघा की शादी क्यों नहीं करवा देती इनमें से किसी से? उसकी भी तो उम्र निकली जा रही है ना। 3 साल बड़ी है अपनी विविधा से। उसको भी लड़के नहीं मिलेंगे कुछ महीनों बाद। विविधा सभी से नजर बचा धीमे से हंसने लगी। ललिता बुआ चिढ़कर बोली। मैंने तो कहा उसे, लेकिन वो नौकरी करना चाहती है। छवि जी बोली। नौकरी तो विविधा भी करना चाहती है दीदी। ब्रजेश जी ने छवि जी को चुप रहने का इशारा किया। ललिता बुआ ने जाते जाते विविधा की ओर देखा। जितना ज्यादा उम्र हो जाएगी उतना ही ज्यादा दहेज लेंगे। हम लोग करोड़पति तो है नहीं। जितना जल्दी हो सके शादी कर ले और अपने घर जा, ताकि यह दोनों अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। वरना वक्त के साथ साथ महंगाई और लोगों की डिमांड भी बढ़ जाएगी। माँ बाप को बिल्कुल कंगाल करके जाने का इरादा है क्या तेरा? विविधा गुस्से में कुछ बोलने को हुई कि ब्रजेश जी पहले ही बोल पड़े। विविधा, किचन में माँ की मदद करो, चलो। दोनों भाई बहन बात करते हुए अब घर से बाहर आकर खड़े हो गए। ललिता बुआ ने पीछे मुड़कर देखा कि माँ बेटी में से कोई पीछे तो नहीं है। रास्ता साफ देखकर वह रोने का नाटक करने लगी। ब्रजेश जी यह देख घबरा गए। दीदी, क्या हुआ? ललिता बुआ बोली। बड़ी परेशानी में हूँ चुटकन। तुझे तो पता ही है कि तेरे जीजा जी कैसे हैं। छोटी सी दुकान से मुट्ठी भर कमाते हैं, लेकिन खर्चा बहुत है। वह आकाश है ना, उसकी इंजीनियरिंग की फीस भरनी है 8वें सेमेस्टर की। फिर इसके बाद तो उसकी नौकरी लग जाएगी तो हमारा भला होगा। 1 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा। बस 2 दिन और बाकी है फीस भरने में। पता नहीं क्या होगा। ब्रजेश जी बोले। मैं कोशिश करूंगा दीदी, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। ललिता बुआ बोली। अरे नहीं नहीं, तू पहले ही बहुत मदद कर चुका है। बहन हो मेरी, फर्ज है मेरा। मना मत करना, आपको मेरी कसम।
ललिता बुआ अपनी खुशी छुपाते हुए बोली, तू कितना अच्छा है बिरजू। दरवाजे की साइड में खड़ी विविधा नाराज हो किचन में माँ के पास पहुंची। ये ललिता बुआ कितनी बुरी है माँ। कहती है मैं जल्दी शादी कर लूं क्योंकि मेरे बाबूजी के पास पैसे नहीं है, लेकिन इनके बेटे की फीस भरने के लिए मेरे बाबूजी के पास तो बहुत पैसे हैं। हमसे कह रही है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो यह बात खुद क्यों नहीं सीखते। हर सेमेस्टर की फीस बाबूजी ही भरते हैं आकाश की। हर बार बस मुश्किल से पास हो पा रहा है वो। उसके लिए पैसे बर्बाद करने की जरूरत ही क्या है। फूफा जी की दुकान संभाल लेता, लेकिन नहीं। मेरे बाबूजी के पास तो बहुत पैसे हैं उनके बेटे के लिए, लेकिन मेरी वही बुआ बाबूजी की गरीबी का रोना रो रही है मेरी शादी के लिए, और दूसरी ओर मेरे पापा को लूट रही है। ये क्या बात हुई माँ। छवि जी उसे शांत रहने को बोलने लगी। ललिता बुआ अपने घर पहुंची तो देखा कि मेघा गुस्से में इधर उधर घूम रही थी। उन्हें देखते ही वह उन पर बरस पड़ी। आ गई आप। आपको बस अपने भाई और उनकी बेटी की ही फिक्र रहती है। कभी तो मेरी भी सोच लिया करो। विविधा शादी नहीं करना चाहती तो भी आप उसके पीछे पड़ी हो, और मैं साल भर से आपसे कह रही हूँ कि मेरे अच्छे से घर में रिश्ता करवा दो, लेकिन नहीं। मुझसे पूछा भी नहीं जा रहा है। घर की बड़ी बेटी हूँ मैं, लेकिन शादी की बात भी उस विविधा की चल रही है। विविधा के लिए सरकारी नौकरी वाले और मेरे लिए क्या, ठेले वाले। बुआ हंसने लगी। पागल है तू। उनमें से कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं था। जितने भी रिश्ते लाई हूं ना, सबसे कमीशन सेट किया हुआ है कि अगर उनकी शादी करवाई तो दहेज में जो भी पैसा मिलेगा उसका 20% मेरा होगा। तो सोच रही थी कि इन्हीं में से किसी एक के गले विविधा को बांध दूं। मुझे तो बस कैसे भी करके इस विविधा नाम की बला को सस्ते में शादी करके इस घर से निकलवाना है। अगर ब्रिजेश ने खुद से अच्छा लड़का ढूंढा तो दहेज भी अच्छा देना पड़ेगा, और वो देगा भी। इकलौती बेटी जो है विविधा उसकी, लेकिन कहीं उसने सारी जमा पूंजी बेटी की शादी पे खर्च कर दी तो हमें क्या मिलेगा। हम करेंगे तो दिल पर पत्थर रखकर 8-10 लाख में विविधा की शादी कर देंगे। बाद में महंगाई बढ़ेगी तो और ज्यादा खर्च होगा पैसा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि विविधा की शादी जल्द ही और सस्ते में हो जाए। फिर ब्रिजेश की बची प्रॉपर्टी और उसके घर पर हमारा कब्जा होगा। सब कुछ अपने नाम ही करवा लूंगी, इमोशनल ड्रामा करके। वैसे आकाश के लिए 1 लाख की फीस का इंतजाम करने को कह कर आई हूँ। 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम कर देगा। मेघा चौंकी। लेकिन आकाश की फीस तो 60,000 है ना एक सेमेस्टर की। ललिता बुआ बोली, हाँ पता है, लेकिन बाकी के 40,000 में अपनी पूरी फैमिली की शॉपिंग हो जाएगी अच्छी वाली। क्यों। मेघा खुश हो गई। आप तो कमाल ही हो मम्मी। ललिता बुआ बोली, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। वैसे मम्मी, आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए दामाद ढूंढ लिया है। ललिता बुआ ने जब ये सुना तो गुस्से में आकर मेघा के कंधे पर एक चपत लगाई। मैं मर गई हूँ क्या, जो तो खुद ही अपने लिए दूल्हा ढूंढने लगी। अभी तेरी माँ जिंदा है तो तुझे यह सब करने की जरूरत नहीं। मेघा बोली, मम्मी मैंने ढूंढा थोड़ी ही था, वो तो रास्ते में अचानक से मिल गया। उसने ललिता बुआ को सारा किस्सा कह सुनाया। बड़ी गाड़ी, एकदम हीरो जैसा लड़का, पर। ललिता बुआ बोली, पर क्या। मेघा बोली, उसके साथ ना एक लड़की भी थी, पता नहीं कौन थी। लग तो नहीं रहा था कि बेटी होगी, बहन होगी शायद। ललिता बुआ सोचते हुए बोली, वो जो कोई भी हो, कुछ ही सालों में उसकी शादी कर देंगे। मेघा बोली, और मम्मी अगर उसका कोई भाई हुआ तो। ललिता बुआ बहुत जोर से हंस पड़ी। उसकी चिंता क्यों करती है, भूल गई तेरी दूसरी माँ का दूसरा नाम मंत्रा भी है। तू तो बस पता लगा कि यह लड़का कौन है, कहाँ रहता है। अगर सब सही रहा तो हम उसे अपने जाल में फंसा लेंगे। मेघा बोली,
लेकिन मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी उसे? ललिता बुआ बोली। सोच, शायद कुछ हिंट मिल जाए। तभी मेघा को कुछ याद आया। वो खुशी से चीखते हुए बोली, काम हो गया मम्मी। ललिता बुआ, कैसे? ये विविधा जिस स्कूल में पढ़ाती है ना, उसी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी उसने। हो ना हो, ये लड़की उसी स्कूल में पढ़ती है। अब तो बस स्कूल खुलने और बंद होने के टाइम पर मैं वहां पहुंच जाया करूंगी। कभी ना कभी तो वो लड़का मिलेगा ही। ललिता बुआ बोली, वाह बेटा, तूने साबित कर दिया कि तू मेरी ही बेटी है। बस कैसे भी करके उसे फंसा लेना है। विविधा रात में घर के बाहर आंगन में बैठी थी। बुआ की हरकतों के बाद उसका मूड काफी खराब हो गया था। वह मन बहलाने के लिए अब अपना फोन देखने लगी कि तभी उसे विक्रम की याद आई। उसने दोपहर को चुपके से ली गई विक्रम की पिक्चर्स को देखना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। तभी अपना काम खत्म कर आई माँ उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उन्होंने जब विविधा को विक्रम के फोटोज देख मुस्कुराते हुए पाया, तो जल्दी से उसके हाथ से फोन छीन लिया और खुद विक्रम की सारी पिक्चर्स देखने लगी। विविधा ने मुड़कर माँ की तरफ देखा। माँ, ये क्या तरीका है? लाओ फोन दो मेरा। छवि जी ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और विक्रम की पिक्चर्स देखने लगी। लड़का तो काफी अच्छा है। तो हमारी बेटी ने खुद ही लड़का ढूंढ लिया। जोड़ी तो खूब जमेगी तुम दोनों की। वैसे कब मिला रही हो इससे, और इसका नाम क्या है? विविधा झेप गई। क्या माँ, कुछ भी बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, और यह लड़का आपको अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि फोटो में है। अगर सामने से मिलती ना, तो उसका गला दबाने का मन करता आपका। छवि जी चौंक गई। वो क्यों भला? विविधा बोली, ये दिखने में जितना शरीफ और मासूम लग रहा है, लेकिन इसकी जुबान ना एकदम जहर है। यही है आरुषि का भाई विक्रम। छवि जी एक बार फिर विक्रम की फोटो देखने लगी। ये कमाल है, इतना गुस्सा वाला तो नहीं लग रहा। अरे, अकड़ की पूरी चलती फिरती दुकान है ये साहब। दोनों माँ बेटी कुछ देर तक चुप बैठी रही। विविधा ने चुप्पी तोड़ी। कभी कभी लोगों को समझना काफी मुश्किल हो जाता है ना। छवि जी बोली। किसकी बात कर रही है तू? विविधा बोली, एक हमारी ललिता बुआ है, जो सभी के सामने अच्छा होने का नाटक करती है, पर असल में है बुरी। और एक ये है माँ, जो असल में अच्छा इंसान है, लेकिन बुरा होने का दिखावा करता है। आपको पता है, इसने आज आरुषि का पूरे 1 घंटे इंतजार किया, लेकिन जब उसने पूछा तो इसने कहा कि बस अभी ही आया है। अगर हमारी मंत्रा बुआ होती, तो कहती कि बेटा, सुबह से दरवाजे पर बैठी हूँ। खाना तो छोड़ो, सुबह से एक बूंद पानी तक नहीं पिया मैंने। दोनों माँ बेटी हंसने लगी। उधर आरुषि और दयाल काका डाइनिंग टेबल पर बैठे विक्रम के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में उन्हें सीढ़ियों से विक्रम आता दिखा। वह उन दोनों तक पहुंचता कि उससे पहले ही उसे एक कॉल आया। विक्रम ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से मिस्टर गुप्ता फोन पर थे। वह विक्रम के पापा राजेंद्र चौहान के लॉयर थे। कैसे हो विक्रम? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मिस्टर गुप्ता बोले, मैं भी ठीक हूँ। अगर तुम चाहो तो अच्छा भी हो सकता हूँ। विक्रम बोला, मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर गुप्ता बोले, तुमको देखे 4 साल हो गए। कभी आओ लौट कर अपने शहर में, देखूं तो मेरा गबरू जवान कैसा हो गया है। विक्रम ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह खामोश सा खड़ा रहा। मिस्टर गुप्ता समझ गए कि इससे पहले वाले विक्रम की तरह पेश आने की उम्मीद करना ही बेकार है। वह सधे हुए लहजे में बोले, देखो बेटा, तुम्हें तो सब पता ही है कि अब तुम्हारे पापा के जाने के बाद यहाँ का कारोबार कैसा चल रहा है। मालिक के होते हुए भी कंपनी अनाथ है। वह तो कुछ वफादार पुराने साथी हैं जो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। 2 महीना होने को आया है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ लौटकर वापस आ जाना चाहिए और यह सब संभाल लेना चाहिए? तुम्हारे पापा की वसीयत के हिसाब से
तुम और आरुषि 50-50% प्रॉपर्टी के मालिक हो, और आरुषि के बालिग होने तक तुम उसकी और उसके हिस्से की प्रॉपर्टी की देखभाल करोगे। मैंने प्रॉपर्टी के सारे पेपर तैयार कर लिए हैं। तुम बस एक बार सब अच्छे से देख लो और उन पर साइन कर सब कुछ अपने अंडर में ले लो। इतनी दौलत है, लोगों की नीयत बदलते देर नहीं लगेगी। विक्रम बोला, शायद आपको याद नहीं है अंकल, लेकिन मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि मिस्टर चौहान या उनसे जुड़ी किसी भी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं वापस नहीं आऊंगा, उस घर में तो हरगिज नहीं। मिस्टर गुप्ता बोले, देखो विक्रम, तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, लेकिन उन सारे एम्प्लॉयज का क्या कसूर है जो सालों से चौहान इंडस्ट्रीज को संभाल रहे हैं। अगर इसी तरह हालात बने रहे तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी और वो सभी बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ समझ भी रहे हो तुम, या फिर अभी भी गुस्से से पागल हो रहे हो? वारिस हो तुम चौहान खानदान के। अपने पिता का ना सही, अपने दादाजी महेंद्र चौहान के नाम का तो ख्याल रखें। अंकल, मैं वहां नहीं आ रहा हूं, मतलब नहीं आ रहा हूं। मिस्टर गुप्ता ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हें एक हफ्ते का वक्त देता हूँ। अच्छे से सोच समझ लो, वरना फिर हम सारी जायदाद एनजीओ के नाम कर देंगे। विक्रम बोला, ठीक है। उसने कॉल कट कर दी और डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। काका और आरुषि उसके चेहरे पर आए तनाव से समझ गए थे कि कोई जरूर टेंशन वाली बात है। दयाल काका ने विक्रम के लिए खाना परोसा और हिम्मत करते हुए बोला, किसका फोन था? विक्रम धीमी आवाज में बोला, गुप्ता अंकल का। दयाल काका समझ गए कि मिस्टर गुप्ता ने किस लिए विक्रम को फोन किया होगा। तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में, कभी ना कभी तो ये होना ही था। विक्रम ने गुस्से से दयाल काका की ओर देखा तो वो चुप हो गए। उन दोनों की ओर देख रही आरुषि ने जब विक्रम के गुस्से को देखा तो चुपचाप खाना खाने लगी। विक्रम ने किसी से भी कोई बात नहीं की, वो बस अपना खाना खाने लगा। उसकी नजर अब सामने बैठे खाना खाती आरुषि पर थी और दिमाग में उधेड़ बुन चल रही थी। खाने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ समय बाद आरुषि अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। विक्रम कुछ सोचकर सीढ़ियों से नीचे उतर उसके कमरे की तरफ चल पड़ा, लेकिन दरवाजे तक आते ही उसके कदम ठिठक कर रुक गए। वह अंदर जाना चाहता था पर नहीं पाया। कुछ वक्त तक वो उसे पढ़ते देखता रहा, फिर वापस जाने लगा कि आरुषि को उसके कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम जाता हुआ दिखा। उसने बिना देर किए उसे पुकारा, भाई। उसकी आवाज सुन विक्रम रुक गया और पीछे मुड़ उसे देखने लगा। आरुषि काफी खुश नजर आ रही थी, और हो भी क्यों ना। 1 महीने में आज पहली बार उसका भाई उसके कमरे तक जो आया था। वह अपनी स्टडी टेबल से उठ खड़ी हुई और विक्रम की तरफ बढ़ चली। आओ ना अंदर। विक्रम चाहता तो था पर खुद को रोकते हुए बोला, नहीं, तुम अपना काम करो। मैं तो बस इतना कहने आया था कि कल मुझे बहुत काम है। और शाम होते ही मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें स्कूल से लाना और छोड़ना दयाल काका करेंगे। विक्रम के दूर जाने की बात सुनकर आरुषि घबरा गई और आगे बढ़ उसका हाथ थाम लिया। भाई, आप लौट तो आओगे ना पक्का? आप कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं जा रहे? आरुषि को ऐसे घबराते देख विक्रम को जरा भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट कर आऊंगा। तुम्हारी पढ़ाई ना होती तो तुम्हें भी साथ ले जाता, लेकिन इतना भी नुकसान सही नहीं। ये मेरा घर है, अपने घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? तुम जिम्मेदारी हो मेरी, और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना नहीं सीखा मैंने। अगर तुम्हें छोड़ना ही होता तो सामने से कहता। चोरों की तरह मुंह छुपाकर भागने वालों में से नहीं हूं मैं। आरुषि अभी थोड़ी शांत हुई। वह सिर झुकाकर खड़ी रही। विक्रम ने अपना हाथ उठा, जैसे ही उसके सिर पर रखना चाहा कि आरुषि ने चेहरा उठा उसकी ओर देखा तो उसने अपना हाथ वापस पीछे कर लिया। आरुषि पूछी, कहाँ जा रहे हैं आप? लखनऊ।
जल्दी आइएगा। ठीक है, चलता हूँ। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।